देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीपल्स पार्टी का फैसला, पीडीएम का रद्द अमल और तरीन फैक्टर, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इस वक्त हुकूमत और पीडीएम दोनों एक ही पेज पर हैं। ये एक पेज है नाकामियों की दास्तान का, ये एक पेज है खोखले नारों का, ये एक पेज है झूठे वादों का, ये एक पेज है बुलंदबांग दावों का, ये एक पेज है मीडिया पर गले फाड़ने का, ये एक पेज है अवाम को इस्तेमाल करने का, ये एक पेज है ख्वाब बेचने और एहसासात बेचने का। पीडीएम ने हुकूमत को घर भेजने का नारा लगाया, लेकिन आज खुद ही अपने घरों को रवाना हो रही है। पीडीएम ने मुत्तहिद रहने का आज़म किया, लेकिन आज एक करके बिखर रही है। पीडीएम ने हुकूमत से लड़ने का यकीन दिलाया, लेकिन आज सरे बाजार आपस में लड़ रही है। पीडीएम ने हुकूमत को आर पार करने की ठानी, लेकिन आज खुद ही आर पार हो गई। पीडीएम की 10 जमातों में से एएनपी अपना रास्ता अलग कर चुकी है और पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी आप सबके सामने ही है। दूसरी तरफ हुकूमत का पेज है, जिसकी सूरत हाल भी पीडीएम जैसी ही है। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने का नारा लगाया, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने का ऐलान किया, लेकिन महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया, लेकिन करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लोगों को गुर्बत से निकालने का आज़म किया, लेकिन अवाम मजीद गरीब हो गए। हुकूमत ने तब्दीली का वादा किया, लेकिन यह तब्दीली सिर्फ वुज़रा को तब्दील करने तक ही महदूद है। हुकूमत और ऑपोजिशन के इस एक पेज पर सब कुछ है। इक्तदार की हवस है, ताकत की ख्वाहिश है, और अगर कुछ नहीं है ना तो गरीब अवाम नहीं है, महंगाई से मरते लोग नहीं है, बेरोजगारी की आग में जलते मजदूर नहीं है, पूरे मुआवजे को तरसते किसान नहीं है। प्रोग्राम में हम इस पे भी कुछ बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल एजाज वान साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी के इजलास में आज जो कुछ हुआ है, क्या आप भी इसकी यही तवक्को कर रहे थे? वैसे पीपल्स पार्टी का शुरू से स्टांस है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे और सिस्टम में रह के लड़ना चाहते हैं, और आज तो आपने देखा ना कि सीसी के इजलास में बिलावल ने शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया, जो शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से उनको दिया गया था, और उन्होंने कहा भाई इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है कि नोटिस वाकई नहीं देना चाहिए था, ये तो मैं भी समझता हूँ। उसके और कई और तरीके हैं। मैंने तो कोई दिसंबर में एक अपनी वीलॉग में कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम की जितने उन्होंने जो गाइडिंग लाइंस या गाइडिंग प्रिंसिपल इवॉल्व किए थे, जिसमें धरना था बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसमें इस्तीफे थे, तो मैंने आज से 2-3-4 महीने पहले कहा था ये पीपल्स पार्टी इस पर हरगिज़ नहीं अमल पैरा होगी। ज़्यादा जो चांस बनता है शायद पीपल्स पार्टी को मना लें कि जी नेशनल असेंबली की सीट से वो इस्तीफे दे दें, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कई कायम रखे। पीपल्स पार्टी के बारे में सर, लेकिन आप ये समझते हैं बारे में मैं शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पीडीएम आज इनकी सीसी के इजलास के बाद अब भी कुछ बाकी रह गई है या खत्म हो गई है नियाजी साहब, या अब 2 पीडीएम्स बन गई हैं? एक वो पीडीएम जो कि पीपल्स पार्टी एएनपी और जिसमें चंद छोटी जमातें शामिल होंगी, और दूसरी नून लीग, जेयूआईएफ और चंद छोटी जमातों पे मुश्तमिल होगी। एक हुकूमत, एक ऑपोजिशन। हर वो बंदा जो हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन है, आया ये पीडीएम फर्ज किया, टूट गई, फर्ज किया, लड़ पड़ी, तो क्या वो बंदा जो हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के हक में हो गया? नहीं हुआ। 10 का इलेक्शन आपके सामने है, फ्रेंडली ऑपोजिशन की तो होती है। पहली बात तो ये देखें कि पीडीएम नहीं टूटेगी। ठीक है, मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी जो है अभी भी पीडीएम के साथ चलने का रास्ता निकालेगी और पीडीएम इसको चलाएगी। जी सर। एक चीज है जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसपे शायद एग्री ना किया जाए। पीपल्स पार्टी कहती है कि मूवमेंट चलानी चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ। ठीक। बिटवीन द लाइंस मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और चंद और पार्टी वो चाहती है कि मूवमेंट चलाई जाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं। ठीक। जिनके कब्जा इस्तबदाद में इमरान खान साहब की जान है, जो एक इशारा करें तो जो जहांगीर तरीन खान ने शो ऑफ स्ट्रेंथ की है, या जो परवेज इलाही साहब कई दफा अपनी आंखें दिखा चुके हैं इमरान खान साहब को, ऊपर लड़ाई हो चुकी है, तो इससे ये
इन लड़ाइयों को कभी भी सियासत के अंदर जो नियाजी साहब, हम इससे पैनिक नहीं हो रहे। बात यह है कि ये जब इत्तेहाद होते हैं ये अवाम की बड़ी उम्मीदें बांध देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तीसरी कुव्वत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस पीडीएम पे खुद कुछ हमला करवा दिया है सर? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हासिल किया है ना इस पीडीएम से, वो ये अभी फिलहाल इन हालात में सोच भी नहीं सकते थे। ये बात आपकी ज्यादा रेलेवेंट है। मैं एग्जैक्टली ये कहने लगा था, दरमियान में आपने कोई क्वेश्चन कर दिए कि जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है वो यही है कि पीपल्स पार्टी, जब मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी चाहती है इमरान को टारगेट करें, पीडीएम चाहती है एस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि पीपल्स पार्टी सॉफ्ट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। वेयर नवाज शरीफ साहब की जो पहली तकरीर थी, जो उन्होंने एक प्रिंसिपल गाइडलाइंस दी थी या गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे, उसमें कहा था कि हमारा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं, इससे लाने वालों से है। ठीक, एजाज अवान साहब, सर ये देखिए पीडीएम में सब कुछ ठीक चल रहा था सर, ये अचानक पीपल्स पार्टी और बाप एक पेज पे कैसे आ गए सर? इस बाप ने तो पीडीएम में खुली जंग करवा दी और इतना ताकतवर बाप है ये जनरल एजाज अवान साहब कि इसने तो सर ये झगड़ा ही बाप का एक वोट लेने से देखें इस पीडीएम में शुरू हुआ है। बात यह है फारस के आपका इंट्रो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था जी। इस मुल्क में सियासत जाती मफाद के लिए की जाती है, हसूल इक़्तिदार के लिए की जाती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए की जाती है। अगर कोई 22 करोड़ में से ये सोचता है कि उनके लिए ये लोग सियासत कर रहे हैं तो ये एक हमाकत होगी। ये वही ख्वाब हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये सब्ज बाग है, ख्वाब दिखाए जाते हैं और होता यह है कि चंद खानदानों को या चंद 100 लोगों का कब्जा है इस इक़्तिदार पे और वही लोग इक़्तिदार में रहेंगे। अवाम को बचे खुचे टुकड़े मिलते रहेंगे क्योंकि नेशनल एक्सचेकर को खर्च करेंगे तो खाएंगे ना। बात यह है बाप और पीपल्स पार्टी एक केस में कैसे आ गए सर? और अब जो पीपल्स पार्टी फैसले कर रही है, करने जा रही है, आपको लगता है कि इसमें भी बाप का अमल दखल है? बाप की वजाहत कर देना जरा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है सर, वही जो नून लीग की मरियम नवाज कहती हैं कि बाप के कहने पे बाप ने वोट दिया, तो आपको पता है कि वो दोनों किन बाप का जिक्र कर रही थी? पार्टी भी है और फिर जिस बाप के कहने पे वोट भी दिया गया था वो भी आप समझते हैं? उनको तो ख्वाब में दिन में हो या रात में ख्वाब देखें बाप ही नजर आता है और तो बाप ही नजर आता रहेगा। और बाप का कोई क्या बिगाड़ सकता है? बाप तो बाप है, बिल्कुल बिल्कुल ताकतवर है, तो बाप का कोई बिगाड़ क्या सकता है? तो जब बाप का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो फिर अपनी सियासत करें जिस तरह की हो रही है। बैठ के देखें, बाप को बुरा कहते हैं और चोरी चोरी इसी बाप से मिलना चाहते हैं सर। मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो जो नाखल्फ औलाद होती है जिसको अपनी शनाख्त का पता ना हो, वो अपनी तमाम तर नाकामियां भी बाप पे डालती है, अपनी नाअहली भी बाप पे डालती है, अपनी बदकिरदारी भी बाप पे डालती है जी। तो ये तो हमारे मुल्क की रिवायत है, इसमें कोई कुछ हकीकत भी होगी और कुछ मुबालगा भी होगा जी। बात यह है पीपल्स पार्टी ने बरसरे इक़्तिदार आने के लिए सियासत की, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, सेनेट में उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर कर ली है, इससे ज्यादा की न वो जमात रह गई है न इस वक्त मौजूद है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नून लीग जो है वो बाप के खिलाफ हो गई है, या ये भी एक तरीका है अच्छी डील हासिल करने का? क्योंकि आप देखिए मरियम नवाज इस वक्त खामोश हैं और खबरें ये थी कि उनकी खामोशी में भी बाप का अमल दखल है। आपको पता है ना, नून लीग में दो बयानिए एक साथ चलते हैं और फिर कुछ लोग उसको गुड कॉप बैड कॉप भी कहते हैं। जब एक फ्लॉप होता है तो दूसरे को बीमारी का नाम लेके खामोश करा दिया जाता है बयानिए को। मैं अगर कहूँ ना यकसर नजरअंदाज करूँ कि मुझे इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि माजी में भी कुछ नहीं हुआ और डील के लिए कोई कोशिश नहीं की गई तो भी गलत बयानी होगी। और अगर इस खामोशी को आप कोई भी मानी पहनाना चाहें, कोई भी मानी पहनाया जा सकता है, क्योंकि मुल्क की तारीख ही ऐसी है कि खामोश रह के खुफिया मुलाकातें करके सहूलतें ली गई हैं, पांव पड़ के सहूलतें ली जाती हैं, न मिले तो सरेआम जो है और देने वाले दे भी देते हैं और न मिले तो सरेआम गालम गलोच पे भी आ जाते हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। मोहसिन बेग साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी के जो इजलास इनका हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आप भी समझते हैं पीडीएम खत्म हो गई है, या वही सवाल जो नियाजी साहब से किया था कि 2 पीडीएम बन गई हैं, और अगर 2 हैं तो असली कौन सी है इसमें से? बेसिकली पारिस ऐसा है कि पीपल्स पार्टी, मैंने बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ कि वो पीडीएम से नहीं निकलेंगे और पीडीएम में जो उनकी पोजीशन बनी उसी वजह से कुछ लोगों ने उनसे बात भी शुरू की, कुछ लोगों ने उनको बेनिफिट भी दिए। जरदारी साहब ने पीडीएम के लिए भी जो बयानियाँ दिया वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा जी।
अगर पीडीएम में स्टांस यही था कि जी रिज़ाइन और जो धरना है या जो मार्च है उसको एक साथ किया जाए, तो उस पर नेचुरली मेरे ख्याल में पीडीएम को ये डिमांड पीपल्स पार्टी से नहीं करनी चाहिए थी, जहाँ से इख्तलाफ बढ़ा। और दूसरी बात यह कि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि पीडीएम की वो पोजीशन तो नहीं है जो ये इकट्ठे रह के पोजीशन हासिल कर रहे थे, और जिस तरीके से ये चल रहे थे इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब नेचुरली गवर्नमेंट तो परफॉर्म कर नहीं रही, दूसरी साइड पे डील हो नहीं रही, तो पीडीएम का फिलहाल इसी तरह का। पीडीएम में जो जमाते हैं, खासतौर पे नून लीग जेयूआईएफ की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सपोज किया है, ये इस्तीफों की जो बात ये आखिर वक्त में इन्होंने मशरूत किया लॉन्ग मार्च से, ये सोच समझ के फैसला किया हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जाल में फंस गई हो? बिल्कुल नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत कैलकुलेटिव गेम खेली। उन्हें अपना बेनिफिट चाहिए था, अपने लिए कुछ सहूलतें चाहिए थी, वो उन्होंने की। और पाकिस्तान में सिंधी जो हैं या पीपल्स पार्टी पहली बार इस पोजीशन में आई कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हुई, और जो उनके चैनल्स थे जहाँ से बाप का भी जिक्र आया, नेचुरली उन्होंने वो गेम पहली बार खेली। अदरवाइज ये सारी गेम्स पंजाब में ही खेली जाती थी, एस्टेब्लिशमेंट पंजाब से बिलोंग करती है। सर एनआरओ तो पहले भी लिया था जनरल मुशर्रफ से। देखिए, वो जनरल एनआरओ था सबके लिए, और वो एनआरओ को इतना गाली बना दिया इन्होंने। 13-14 हज़ार केसेस हैं नैब के पास जो कभी हल नहीं हो सकते। एनआरओ का मकसद यही था कि ये सारे केसेस खत्म किए जाएं। प्रोसिक्यूशन आपके पास नहीं है, अदालतें आपके पास नहीं है, आपका निज़ाम अदल इतना वीक है कि वो किसी बड़े आदमी को सजा नहीं दे पाता, तो वो एनआरओ उस मद में था। सर आप पीडीएम की बात करें तो पीडीएम में ये जमाते हैं तो एक दूसरे पर कोई इनका ये एतमाद करने को तैयार नजर नहीं आती हैं। आप इनमें से किसी को भी देख लें, हर एक को शक की निगाह से देखती है कि दूसरा जाके बाप से डील ना कर ले। ऐसी ही सूरत हाल नहीं है, सिर्फ पार्टी तो नहीं है कि वो अपना फायदा देख ले। सियासत में एतमाद नहीं होता, सियासत में कंप्रोमाइज होता है। वो जो बाकी पार्टियां समझ रही हैं कि हमें उधर से डील मिलनी चाहिए, तो उनको पहले बहुत बार डील मिल चुकी है। पीपल्स पार्टी शायद पहली बार करीब आई। लेकिन आप हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाप से वोट नहीं लेना चाहिए था। सर जरदारी साहब को इस बात का वैसे थोड़ा सा भी एहसास है या नहीं है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल जरदारी साहब ने किसी के कहने पर यह काम किया। अच्छा, किसी के कहने पे किया तो सोच समझ के किया होगा ना सर, खुद भी सोचा होगा उसके ऊपर। मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब चाह रहे थे कि अगर ये मिड टर्म गवर्नमेंट चेंज हो, और जिसके लिए उन्होंने बहुत सी कोशिश भी की, वो समझते थे कि शायद मिड टर्म के लिए हमें आगे 2-2.5 साल हमें मिले, और उसमें वो समझ रहे थे कि मैं अपना पंजाब में इन्फ्लुएंस करूंगा, परवेज अलाई को साथ मिलाऊंगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। नून लीग इसके लिए तैयार नहीं थी बिल्कुल। अगर गिलानी साहब थ्रू होते, जिस तरीके से वो जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेते और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करते, तो उसमें सूरत-ए-हाल बन सकती थी, लेकिन कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। सर क्या आप ये समझे कि वाकई जो जरदारी साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब नहीं जाएंगे और बाकी सियासत बाप के साथ ही मिलकर करेंगे? अब देखें, ये जो फवाद चौधरी ने कहा 3-4 दिन पहले कि हम वो स्विस केस दोबारा खोलेंगे, जी। और फिर कल काबीना ने भी कहा कि जी वो फैसला हो गया, शेख रशीद ने भी कहा। सुन लीजिए, वो इसीलिए हुआ कि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी जिस साइड पे करीब हुई है जी, उसको वहां से दूर किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ ये डील थी कि आपके खिलाफ कोई इंतकामी कर। देखिए, नैब 6 माह से किसी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेती, कोई नाम नहीं, कोई केस आपके जिक्र में नहीं, इवन तरीके इंसाफ भी नहीं लेती। वो पापड़ वाला और वो दही बल्ले वाले के अरबों खरबों, वो जो आप देखें ये शुगर स्कैंडल जो है, ओमनी ग्रुप की 8 के 7-8 मिले, उनका कुछ जिक्र है? कुछ नहीं है। सर लेकिन अगर तो मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को वहां से ब्रेक किया जाए। ठीक है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आने वाले टाइम में वो उनके करीब रहे, क्यों? भरपूर तरीके से वोट लेके और जो भी करना है कराना है, ताकि पंजाब वालों का मुकाबला सिंध और दही सिंध से लेके वो यहाँ जब फेडरल में आए तो इनका मुकाबला कर सकें। लेकिन अगर जरदारी साहब बाप के साथ मिलकर ही सियासत करते हैं या बाप की सियासत करते हैं, तो क्या आप समझते हैं वो बिलावल के लिए रास्ता हमवार करेंगे, या बिलावल के रास्ते में कांटे बो रहे हैं? चूंकि बिलावल भुट्टो ने कहा ना कि मेरे खून में तो सेलेक्ट होना शामिल ही नहीं है। तो कहने को तो मैं भी बहुत सी बातें कहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। यहाँ सियासत में जो बाप का किरदार है उसके बगैर आप 10 दिन, महीना या 6 महीने तो सरकार चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
मकसद ये है कि आपको उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक कंप्रोमाइज, एक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। ये हमारे मुल्क की रियलिटी। तो ये रखते हैं तो इनको फायदा होगा? जी फायदा होगा, फायदा हो रहा है आगे भी। देखें आगे की सूरत हाल ये है जी, हमारे यहाँ एक बंदा जब चला जाता है ना तो जो दूसरा आता है वो अपनी पॉलिसीज लेके आता है। ऐसे ही है। जो भी सर्विस में लोग हैं जी, ये इस मुल्क की आज तक की जो नाकामी है उसकी बड़ी वजह यही है कि आप पास ऑन नहीं करते। अदारा जो है आप इंडिविजुअल से बात नहीं करते, आप अदारे से बात करते हैं। जी सर, ठीक। इंडिविजुअल जब चला जाता है, अदारा नया आता है, वो पूछता ही नहीं उसको। बल्कि यहाँ तो ये है जो जाता है वो उसके खिलाफ अदारा कहता है इससे कोई बात नहीं करेगा। जी, ठीक। इसका फोन कॉल भी नहीं सुनेगा। तो यहाँ आजकल जो हल बड़े मतलब करते धरते हैं उनको अंदाजा होना चाहिए कि जब वो जाएंगे तो उनका फोन किसी ने सुनना नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे जो हालात 6 महीने बाद बनेंगे, दिसंबर में, अक्टूबर दिसंबर तक, ये उसकी तैयारी है। नियाज़ी साहब जरा थोड़ा सा आगे चले सर, मुझे बताएं। देखिए जहांगीर तरीन के हवाले से आपने ये कहा कि वो इंसाफ नहीं मांग रहे बल्कि धमकी दे रहे हैं कि दुश्मनी की तरफ ना धकेलो, और आपने ये भी कहा कि भाई मैंने तो जहांगीर तरीन जैसा ज़हीन सियासतदान नहीं देखा। तो ये ज़हीन सियासतदान जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से फायदे ले रहा था उस वक्त क्या ये नहीं सोचा था कि कभी कभी जवाब भी देना पड़ जाता है? नियाज़ी साहब, मैं कोई ज्यादा एक रिमार्क्स ऐसा नहीं देना चाहता हूँ जिसमें कोई रेशिज्म का चीज हो, लेकिन मैंने ये देखा कि साहिवाल से लेके कराची तक हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनमें से इक्का दुक्का को छोड़ के नॉर्मली गट्स नहीं होते खड़े होने के। जहांगीर तरीन साहब जितनी बड़ी धमकी दे दें, वो जिस पैरामीटर में पीपल्स पार्टी काम कर रही है कि किसी तरीके से हमारा इदारों से टकराव ना हो, इमरान खान से हो, इसी तरीके से जहांगीर तरीन खान भी अपनी सारी दुनिया जो आबाद करेंगे, जो बसाएंगे या जो प्लानिंग करेंगे, वो इदारों के साथ ही मिलके उन्हीं की लाइन को टो करके करेंगे। अब देखें इसमें बड़ी कबात है। मुस्लिम नून की मुझे सियासत यकीन आनो के अभी तक मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर इसमें तब्दीली है तो मैं खुल के क्रिटिसाइज भी करूँगा। और वो ये है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो मुस्लिम नून का जो जहांगीर तरीन साहब का जो 22 MPs का इकट्ठा होना और 15-16 MPs या 20 MPs के इंडिपेंडेंट ग्रुप जो 1.5 साल से PTI का ऑलरेडी एक अलग ब्लॉक बना के फिर रहा है, जिनसे इमरान खान की 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो ये जो है ये इसका मतलब है कि इस मैटर ऑफ टाइम में कच्चे धागे की हुकूमत कायम है। लेकिन मुस्लिम नून जो है एक बात समझा दें, उन्होंने कहा जी हम किसी ऐसे, मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ सर, आपको लगता है कि जहांगीर तरीन इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर जिनके साथ इस वक्त तमाम इदारे उनकी मदद कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको धमकी दे सकते हैं सर? और जो ये MNAs MPs जहांगीर तरीन साथ लिए फिर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं सर, क्या ये सिर्फ जहांगीर तरीन के कहने पे इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा सकते हैं ये लोग? मैं समझता हूँ कि ना तो इमरान खान मकबूल तरीन है, अच्छा, और ना इदारे उनके साथ खड़े हैं। मेक नो मिस्टेक, दो चीजें मैं करेक्ट कर दूं, ना दायरे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, ये है एक्सपीडियंसी, ये है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये होती है चॉइसेस। मुस्लिम नून ने बज़ाहिर मुझे नहीं पता अंदर से जैसे जनरल साहब फरमा रहे हैं कि सियासी जमातें कुछ भी कर सकती हैं, खुदा गवाह है कि मैं बिल्कुल उसमें नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये होगा कि मुस्लिम नून अपनी पॉपुलर पॉलिटिक्स को स्टेक पे लगाएगी अगर ये करेगी। लेकिन मुस्लिम नून अगर ये नारा लगाती है कि हमने इदारों की कोई इस मामले में मदद नहीं करनी इमरान को डिसलॉज करने में, तो फिर तो एक्सपीडियंसी का तकाजा है कि वो इमरान खान साहब के साथ रहें। लेकिन अपने आप करेक्ट करें पारिस, और मेरे थोड़े से तजर्बे का फायदा उठा लें कि दायरे 3 साल से इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े, जैसे कहा जाता हम एक सफ़े पे हैं। जब आप 10 दफा के एक सफ़े पे हैं तो समझें कि उस तरह आप एक सफ़े पे नहीं है, आप कुछ ना कुछ उसमें मामला गड़बड़ है। और आप कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब करा लेते हैं। अगर इतना था, इदारे साथ थे, तो ये गिलानी क्यों जीत गए? यूसुफ गिलानी को जो पहला, जो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, उनको सेनेट चेयरमैन बनवाना था। ये ठीक है कि इमरान खान साहब इंतहाई जहानत से, फतानत से, ये लड़ाई इमरान खान साहब से अच्छी को नहीं लड़ सकता। 3-4 चीजें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, इमरान खान साहब से ज्यादा दलेर पॉलिटिशियन में पूरी सियासत में कोई नहीं है। He is daredevil। दूसरी बात यह है कि वो इन इदारों को पे अंदर से एतमाद नहीं करता, अंदर से एतमाद नहीं करता, किसी दिन भी नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चुनाचे एक मौका आता है कि इमरान खान साहब ने, जैसे वो कहते हैं कि थ्रोइंग द ग्लव्स, उन्हें कह दिया ना, उन्हीं दिन आप तक खबर पहुंची होगी, आप मुझसे ज्यादा बाखबर है
कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूंगा, और साथ क्या कहा, नवाज शरीफ को और बेनजीर को, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को बुकते। जी सर, ये मुझे नहीं कहा था। जब वो मेमन डैम, एक आखिरी बात सुने, मेमन डैम के ऊपर जब जनरल बाजवा साहब सामने बैठे थे, साकिब निसार साहब बैठे थे, जी बिल्कुल, आज से 2.5 साल पहले, तो उन्हें कहा था कि ना एनआरओ दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी। वो किसको कह रहे थे? कोई बंदा एनआरओ दे रहा होगा वहां पे बैठा हुआ है जिसको कह रहे थे। ठीक, और साथ क्या कहते थे? उन्होंने कहा हुकूमत छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वो नवाज शरीफ को तो नहीं कह रहे थे हुकूमत छोड़ दूंगा। सर मैं जरा ब्रेक ले लूं। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में बुज़दार से लेके इस लड़ाई तक पारिस, ही इज टू गुड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं। पर जनरल साहब जरा बताइएगा, इदारे खड़े हैं या नहीं खड़े? चूंकि आप लोग तो बल्कि खान साहब खुद दावा करते हैं कि सारे इदारे मेरे साथ खड़े हुए हैं। सर ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड। जनरल एजाज वान साहब, सर क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जहांगीर तरीन का मामला एहतसाब का मामला नहीं, कहानी असल में कुछ और है? और जरा इसको भी वाजे कर दें जो बात अभी हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे थे कि कोई इदारे नहीं खड़े हुए इमरान खान के साथ, और इमरान खान भी इदारों पे एतमाद नहीं करते। देखिए, नियाजी साहब अपनी राय रखने का हक रखते हैं, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करें। जो शख्स मौत से नहीं डरता उसको कोई डरा नहीं सकता, ये लिख लें जी। इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी को किसी भी वक्त ख़त्म करने के लिए तैयार है। वो बनी गाला में जाके बैठ सकता है। वो फैमिली के लिए सियासत नहीं कर रहा। वो एक ख्वाब देखा था उसने और कौम को दिखाया था, जिसकी ताबीर के लिए वो लगा हुआ है। अगर वो उसमें नाकाम हो गया तो वो इक़्तिदार को छोड़ के बनी गाला बैठ जाएगा जी। जो शख्स इक़्तिदार छोड़ने से न डरता हो, न उसको एस्टेब्लिशमेंट डरा सकती है, न उसको पॉलिटिशियन डरा सकते हैं, न उसको जुडिशरी डरा सकती है, और वो करप्ट आदमी नहीं है। ये इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। तो जो आदमी फाइनेंशियली करप्ट ना हो, जो आदमी इक़्तिदार की लालच ना रखता हो, सिर्फ एक ख्वाब देख के उसकी ताबीर चाहता हो, उसको कोई भी नहीं डरा सकता। एस्टैब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियंस हो, ये सब मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान को या अल्लाह नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी नॉन परफॉर्मेंस उसकी सियासी कबर खो देगी। इसके अलावा कोई तीसरी कुव्वत नहीं है जो इमरान खान को डरा सके या उसको इक़्तिदार से अलग कर सके। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सवालात इसलिए हो रहे थे, और खास जी जो है जहांगीर तरीन बड़ा वाजे ये बात कह चुका है, और उनके साथ जो 40 बंदे बैठे थे कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे, न ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, न हम पार्टी छोड़ने के मुतामिल हो सकते हैं। इससे बड़ी और गारंटी क्या चाहती हैं? चाहे उनमें जुर्रत नहीं है, चाहे वो मसलहत कर रहे हैं, चाहे वो अकलमंदी कर रहे हैं, नतीजा यही है कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे। जनरल साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है सर, इमरान खान का तख्ता नहीं उलट सकते। सर ये पीटीआई के लोग खुल्लम खुल्ला जो जहांगीर तरीन की हिमायत में खड़े हो गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो सर वो जो इसलिए सवाल किया था कि एक पेज वाला मामला कहीं कमजोर तो नहीं पड़ा? चूंकि कहा जाता है कि जनूबी पंजाब के लोग भी ना बाप के कहने पर ही इधर उधर जाते हैं, तो जहांगीर तरीन को इस वक्त किसी बाप की हिमायत तो नहीं हासिल होगी? जो इमरान खान को कमजोर करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है जी, तो वो एक दीवार को टक्कर मार रहा है। एंड दे शुड नो इट, चाहे वो जो भी है। इमरान खान को टक्कर ना मारें, क्योंकि वो आज अगर एक ऐलान कर देना क्योंकि मैं अलग होता हूं, नया वजीर आजम बनाए, तो मैं देखता हूं इन असेंबलियों में वजीर आजम कौन बनता है। ठीक, कौन सी पार्टी वजीर आजम बनाएगी? राइट। वो अगर आज अलग हो जाए ना कि नया चुन ले नया वजीर आजम, तो ये सिवाय गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के और नए इलेक्शन कॉल करने के किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। भले वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व ना करे, वो सिर्फ खुद अलग हो जाए। ठीक है कि मैं अलग होता हूं, बना लो पार्टी और बना लो नया वजीर आज़म। राइट, यानी आप ये समझते हैं इमरान खान के साथ एक जहांगीर तरीन इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं सर, उनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते, क्योंकि नून लीग ये बात कर रही है कि जहांगीर तरीन की दाईं जेब में वफाकी हुकूमत है, बाईं जेब में पंजाब हुकूमत है, किसी भी वक्त धड़न तख्ता कर सकते हैं।
मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि जेब में हुकूमत है लेकिन जेब ऊपर से सिली हुई है, उसमें हाथ ही नहीं जाता। राइट, चलें, ये बात तो ठीक है ना कि जहांगीर तरीन को किसी बाप की हिमायत हासिल नहीं है तो कोई मुखालफत भी नहीं कर रहा उनकी, किसी में जरूरत ही नहीं है। न चौधरी परवेज इलाही हुकूमत गिरा सकता है इमरान की जी, न जहांगीर तरीन गिरा सकता है जी, और न कोई और गिरा सकता है। ठीक, मोहसिन इमरान को समझ लें, इमरान एक ऐसा शख्स है जो डराने से डरता नहीं, उसको ना खौफजदा किया जा सकता है, ना उसकी कोई कमजोरी से आप उसको डरा सकते हैं, ना वो चोर है, ना इक़्तिदार की लालच है उसको। ये मोहसिन बेग साहब पता नहीं क्यों अल्लाह से माफिया मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं आप इस वक्त में? वैसे तो मांगना अच्छी बात है। जनरल साहब इमरान खान को जानते ही नहीं है, हालत में मांगनी चाहिए, खास तौर पे अभी भी मांग रहे हैं आपकी बातें सुन। मैं कहता हूँ ये उनको जानते ही नहीं है, इन्होंने शायद उसको टीवी पे देखा है। नियाजी साहब जानते हैं, जनरल साहब वाकिफ नहीं है, वो पहले दिन से इक़्तिदार में मेरी एक अर्ज सुन ले, एक अर्ज सुन ले, खुदा गवाह है कि आपने मेरा पहला फिक्र मेरे मुंह से ले लिया है, लेकिन अब आपने अच्छा किया है। ये अब अगर मुझे पारिस मौका देती तो मैं यही फिक्र कहता, लेकिन प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, आपको जनरल साहब नहीं वाकिफ उससे, नियाजी साहब वाकिफ है, मैं वाकिफ हूँ। चले, पहले दिन से इक़्तिदार में आना चाहता था, पहले दिन से। नियाजी साहब गवाह होंगे, मेरी मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर नियाजी साहब से पूछ। उसने हर बार मैं फिर एंडोर्स करूंगा, हर बार इस्तेमाल किया इक़्तिदार में आने के लिए। मैं गवाह हूं, नियाजी साहब को पता है। सब जिनको आज ये चोर कह रहे हैं, सबसे पैसे लिए, सबसे बेनिफिट लिया, सबसे इक़्तिदार में आने के लिए बातचीत की, बैकडोर चैनल चलाया, हर काम किया। आप कहते हैं असम्बलियां तोड़, वो उनको धमकी दे रहा है असम्बलियां कभी नहीं तोड़ेगा। पहले क्यों नहीं किया आपने ये सारी बातें? आप दिल में रख के बैठे रहे इस वक्त के लिए। मतलब जनरल साहब की बात पहले तो कहते थे वोट दो इमरान खान को, तब्दीली की अलामत है, आपने कितना सपोर्ट किया और सारी बातें जानते हुए। पारस, मैं भी कौम की तरह धोखे में था ना, मैं समझ रहा था शायद ये हमारा मुल्क बना देगा, स्टेटस को उससे जान छूट जाएगी। इस सारी जो आंख खुल गई अभी बुराइयों पे आपने मेरी आंख खुले को सर 2 साल हो गए हैं, मुझे हकीकत नजर आ गई है, ठीक है ना। मैं तो अब भी चाहूं तो व्हाट्सएप ऑन कर सकता हूं। बात ये नहीं है, ये मेरा मुल्क है, ये खाली एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क नहीं है, मैं भी इसमें रहता हूं ना, मेरे बाल बच्चे भी रहते हैं, मेरे अबाव अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमें भी उतना ही दुख है कि अगर ये मुल्क डाउन जाता है, ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है, मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। बात ये है, कोई चैंपियन नहीं, कोई इतनी दिलेरी भी नहीं कि मैं रिजाइन करूंगा, असम्बलियां तोड़ दूंगा। आपने असम्बलियां बनाई तो आप तोड़ देंगे। बात यह है, सिर्फ उनको डरा रहा है, वो डर रहे हैं, इख्तियार तो है ना। सुने, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया कि जी फलां फलां बंदा इन्वॉल्व है और खान से तो कोई लड़ाई नहीं है, इमरान खान से, तो उन्होंने जरदारी साहब से राब्ते शुरू कर दिए कि वो रोकें, और जरदारी साहब के जरिए वो चेंज समझते हैं कि इसको इमरान खान को निकालने का वाहिद जरिया पॉलिटिक्स है जी। अगर तो स्टैब्लिशमेंट इनको निकालती है तो ये नेचुरली खप डालेगा, बहुत शोर डालेगा। नवाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया, जो इमरान खान करेगा, तो वो समझते हैं कि इसको इन हाउस पॉलिटिक्स के जरिए जीरो या निकाला जाए। सियासी शहीद नहीं बनाना ना, नेवर, और बनाना भी नहीं चाहिए। सही। ये वंस फॉर ऑल है, ये एक दफा ये पार्टी एक ही दफा आई है, दोबारा कभी नहीं आएगी। अच्छा। इसका टिकट किसी ने नहीं लेना, जनरल इलेक्शन होने दें, सब आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। कारकर्दगी की वजह से कर रहे हैं ना ये बातें, बहुत सारी चीजें, गवर्नेंस की वजह से, बहुत सारी चीजें, और भी कोई चीजें। देखिए कोलोफेल में तजाद है, अपने जितने लोग, पार्टी कहाँ है, पीटीआई पार्टी मुझे बताएं कहाँ है, कोई दफ्तर खुला हुआ है, उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सब तबाह कर दी। जहां तक जहांगीर तरीन की बात है, देखें एक बंदा मालदार है, उसने आपकी पार्टी में आके माल लगाया, वो गाड़ी लैंड क्रूजर अभी तक खड़ी हुई है घर पे, अगर नहीं है तो चेक करवा ले। फायदा भी लिया होगा ना, ऐसे तो माल नहीं लगाता कोई। उसने अभी तक कोई फायदा नहीं लिया। ट्रस्ट मी, बड़े लोगों को, सरमायादारों को नाम का शौक होता है, पब्लिसिटी का शौक होता है, उसके लिए पैसे खर्च कर। यहाँ आप देख लें, ट्रेंड है, जिसके पास ज्यादा पैसा था वो इलेक्शन लड़ता है। जहांगीर तरीन से घर का एहतिसाब शुरू क्यों किया, वो भी एफआईए से क्यों? देखें उसकी रीजन कुछ और है, वो टीवी पे नहीं बताई जा सकती। मसला ये है कि बहुत दिनों से हालात खराब थे, जैसी इक़्तिदार में आए बहुत से लोग, खान साहब ने किसी के कहने पे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, अपने घर के भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उसमें एक जहांगीर तरीन भी है।
मकसद ये है, किसके कहने पे सर? क्योंकि जहांगीर तरीन इशारा कर रहे हैं आजम खान की, आजम खान इज जस्ट वन टूल। मकसद मेरा ये कहने का है, जहांगीर तरीन ऊपर की बात है, ऊपर की बात है, न्याजी साहब समझ गए, घर की बात है वो। ओके, अच्छा। मकसद ये है कि जहांगीर तरीन साहब उस लेवल पे नहीं जाएंगे कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करें। राइट। मैं समझता हूँ खान की गवर्नमेंट रहेगी, जनरल इलेक्शन तक इनको टाइम पूरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जोर लगाया, एस्टेब्लिशमेंट जो आप कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो भी कर रही है अभी तक खान के साथ है। सर कहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जहांगीर तरीन किसी और की कश्ती में बैठने के लिए कोशिश करें, वो खान साहब को पता चल गया हो, चूंकि पता है वो अपने अरकान असेंबली पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी खबर मिलती है तो मैं जो IB से उसकी तहकीकात करवा ली हो, कुछ पता चल गया। जहांगीर तरीन की एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि आजम खान IB के DG को इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवाते हैं, वो मर्जी की रिपोर्ट खान साहब को पेश करते हैं, खान साहब उसको हरफ आखिर समझ के एक्शन शुरू कर देते हैं। ये सारी आजम खान की मिली भगत है। ठीक। जहांगीर के खिलाफ देखें, ये शुगर स्कैंडल, ये वो, इन तीनों FIR का भी नाम लेते हैं, वो कहते हैं वो भी इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है। देखिए ना, ये नॉन इलेक्टेड लोगों को जब आप खान साहब इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली पार्टी में और ओवरऑल पाकिस्तान में उनकी जो है वो खत्म होगी पॉपुलैरिटी। जहांगीर के खिलाफ तीनों केसेस जो हैं वो उससे शुगर स्कैंडल का तो कोई तल्लक ही नहीं है। वो तो 15 साल 10 साल पहले वाले केसेस हैं, वो उठा के FIR। ये खबर ठीक है कि जहांगीर तरीन ने सेनेट इलेक्शन के वक्त में पीपल्स पार्टी के लिए लॉबिंग करने की कोशिश की और दोनों बड़ी जमातें PMN और पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने जहांगीर तरीन को अपनी कश्ती में सवार होने की ऑफर भी की और जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं उनके हवाले से मजबूत राय का इजहार किया। देखें, उनका तल्लक है बहुत पुराना। जहांगीर तरीन के जो ब्रदर इन लॉ अहमद महमूद, वो बहुत क्लोज हैं पीपल्स पार्टी के अंदर और ये फैमिली पॉलिटिक्स है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी उनके बहुत अजीज हैं जहांगीर तरीन पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं, वो नहीं मिला रहे। देखिए, फ्यूचर का मुझे नहीं पता उनके प्लान्स क्या हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स में कभी भी कोई फैसला बदला जा सकता है। पॉलिटिक्स के हवाले से फौरन कर लेंगे या अभी कुछ इंतजार करेंगे? अभी कुछ नहीं होना, अभी कुछ नहीं होगा, अभी वो केस अपना भुगतेंगे, फिलहाल कुछ नहीं होगा। गिरफ्तारी हो सकती है इनकी, हो सकती है। जिस तरीके से वो ये जोर लगा रहे हैं यहाँ, तो वो कह रहे हैं ना कि जी एक फोन कॉल जो आ रही है तो न चली। अगर खान साहब की हुकूमत को खतरा होता है और जहांगीर तरीन के जहाज की जरूरत पड़ती है तो FIA यू टर्न ले सकती है। आज के बाद खान साहब को जहाज कोई नहीं देगा, जरा सब्र कर ले, इनको जरा टेन्योर पूरा करने दे, इंशाल्लाह ताला वो लैंड क्रूजर भी नहीं होगी, उसमें बुलेट प्रूफ में खासा पेट्रोल लगता है। अच्छा, ये जो घर से एहतसाब जहांगीर तरीन से शुरू किया है, जहांगीर तरीन तक ही रहेगा या आगे बढ़ेगा? ये कोई एहतसाब है कि आप 10 साल 15 साल वाले केस उठा के FIR काट दें? और इससे तो साफ पता चलता है कि आपकी नाराजगी है क्या। ठीक है, और ये नाराजगी इनको कॉस्ट करेगी खान साहब को। राइट। न्याजी साहब लास्ट कमेंट कर दें सर, आपके ख्याल में ये असल मामला है क्या? मामला सिर्फ एहतसाब का है या कहानी कुछ और है? मुस्लिम नून जो है वो चाहेगी कि खान साहब सिसक बिलक कर अपने 5 साल पूरे करें। जिस वो इनके 5 साल पूरे करना वो थॉरली एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनरल साहब को इमरान खान साहब को ना जानने की सहूलत हासिल है। तीसरी बात यह है कि जिस ख्वाब का जो इमरान खान साहब ने उनको दिखाया है वो 26 अप्रैल 1996 में आए थे। जनरल साहब ये बता दें कि वो ख्वाब उनको कब पता चला था इमरान खान साहब को इस पूरे 20-22 साल में कि वो ख्वाब कब, क्योंकि वो ख्वाब जो है इनको 3-4 साल पहले नजर आया था, पहले ख्वाब नहीं था जी। उन्होंने जब ये पार्टी बनाई थी तो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि वो क्रिकेट के अंदर ज़ाहिर है उनको बहुत एक इतनी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी दुनिया ने शायद ही को क्रिकेट में देखी जो उनकी है जी। जो उस क्रिस्मे को वो इसके अलावा कुछ नहीं था कि वो चाहते थे कि वो ही मस्ट नॉट सिंक इनटू ओब्लिवियन, और वो एक होता है, एक चाहत होती है। और फिर बात यह है कि जहाँ तक जानेदारी की ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि जब आपने सोर्स आउट की हो, एक बंदा बता दें कि जो इनका पैसे इनके ऊपर पैसे खर्च करता है, चाहे जहांगीर तरीन बेचारा हो, चाहे जुल्फी बुखारी हो, चाहे रियाज मलिक साहब हो, चाहे आरिफ नकवी साहब हो, किसी के बारे में बता दें जिसके पैसे के बारे में उनके साफ सुथरा होने का गुमान है। अगर मुझे ऐसा दे दे तो मैं भी जनरल साहब बहुत शरीफ हो जाऊंगा। बाकी जनरल साहब भी रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूँ, हमें बहुत से अंदर की बातें नहीं पता। जर्नलिस्ट कभी रिटायर्ड नहीं होता। और बातें मोहसन ने कर दी है, वैसे तो फौजी भी नहीं होता ना। आजकल होते हैं, आप अंदर की बात असली बात नहीं होती। लेकिन एक बात है, मुस्लिम को कोई असेंबली की चेंज से
असेंबली की चेंज नहीं है, इलेक्शन चाहते हैं। ओके सर, और ये हकीकत ये है कि इस पार्टी में इमरान खान साहब के बाद ये पार्टी सिंपली जो है बर्फ की तरफ पिघल जाएगी। ठीक है जनरल साहब, आप कुछ अगर इस पे कमेंट करना चाहें फिर क्लोज करूं शो में। सर देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोनों मेरे दोस्तों ने कह दिया कि मैं इमरान को नहीं जानता हूं जी लेकिन दोनों इस बात से मुत्तफिक हैं कि उसको घर कोई नहीं भेज सकता जी, और वो अपना टेन्योर पूरा करेगा या ये अपोजिशन चाहेगी कि वो पूरा करे। मैंने उस वक्त कहा था कि अगर इमरान खान का कोई नुकसान हुआ तो देखो, ऐसा कोई फंस नहीं जाता, कोई भी ऐसा फंस नहीं जाता। बात इतनी है कि अगर इमरान अपनी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अपनी बेड़ा गर्क करता है तो क्या करे। चले, आपकी राय है, आप राय रखते रहें। मैं समझता हूं कि इमरान खान ये अपना टेन्योर पूरा करेगा और उसके बाद देखेंगे। अगर मोहसिन बेग साहब ने एक बात की, मैं जरूर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अगली दफा इमरान का टिकट कोई नहीं लेगा, तो इसका मतलब है जरदारी और नवाज शरीफ का टिकट ही चलेगा। और अगर इस कौम का यही चॉइस है तो देख लें कल का डिस्का का इलेक्शन। सर वो मरियम ने कहा कि मेरा टिकट चला, पैसे नहीं चले, वो हकीकत है इस मुल्क की। हमने उसके लिए इमरान खान को सपोर्ट किया था। जी जी न्याजी साहब, लेकिन अब हम उस काम में उसकी मुआवनत नहीं करना चाहते। जी सर, जल्दी से। जल्दी साहब, आपके दोस्तों ने के शौक के गुलबोसी पे कांटों पे जुबान रख दी। मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जनरल एजाज अमान साहब, मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।